नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गांधी जी के आगमन तक पढ़ा था। मतलब गांधी जी का इंडिया में आगमन होता है, वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो अब गांधी जी की अफ्रीका में क्या गतिविधियाँ थीं उनको भी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम किन किन टॉपिक को ख़त्म करेंगे उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, गांधी जी का भारत आगमन तो ये क्या रहता है, अब यही गांधी युग चलता है। भारत जब तक लगभग आज़ाद नहीं होता तो गांधी युग चलता है। 1915 से ये गांधी युग चलता है। कब होता है? 1915 में आगमन होता है। गांधी युग से प्रश्न बहुत आते हैं कि बहुत सारे जो नेशनल मूवमेंट होते हैं इसी समय होते हैं। अब देखते हैं, इन्हीं के समय बहुत सारी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं और ज़्यादातर होती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे गांधी जी का आगमन हो गया, फिर ये वाराणसी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, उसकी स्थापना में भाग लेते आके हैं, वहाँ अपना सबसे पहला भाषण देते हैं। हालांकि 1916 का फिर उसके बाद जो आता है लखनऊ समझौता होता है, वो हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी। तो इसके बाद ये कुछ गतिविधियाँ होती हैं। 1916 में जो लखनऊ समझौता इनका हो जाता है, उसमें ये मुलाकात इनकी होती है राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल चंपारण इनको बुलाते हैं। तो चंपारण किसकी समस्या सुनने के लिए जाते हैं? किसानों की समस्या। तो चंपारण हम देखेंगे 1917 में। 1916 में क्या लखनऊ समझौता हम लोग पढ़ चुके हैं। लखनऊ समझौता या लखनऊ जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लखनऊ समझौता, उसी को लखनऊ समझौता भी कहते हैं। अब दूसरा हम लोग 1917 देखेंगे, चंपारण आंदोलन। फिर 1900 चंपारण आंदोलन समाप्त होता है। उसकी हम लोग अभी देखेंगे क्या विशेषताएं रहती हैं, क्या गतिविधियां रहती हैं, कौन गांधी जी के साथ होता है, जैसे प्रश्न इससे जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तिनकठिया पद्धति क्या थी, ये सब चीज़ें आती हैं। अब 1918 का दौर आता है गांधी जी का, फिर मूवमेंट शुरू होता है। ये होता है अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में, मजदूरों के लिए हड़ताल करते हैं। हालांकि गांधी जी के जो विचार में हड़ताल सबसे अंतिम शस्त्र था। सत्य, अहिंसा, ये सब शस्त्र मुख्य थे सत्याग्रही के अनुसार। जो हड़ताल सबसे अंतिम विकल्प मानते थे। अब 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल करते हैं, उनको हक दिलाते हैं। और फिर इसके बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन पढ़ेंगे। खेड़ा सत्याग्रह। अब 1919 क्या सीन रहता है? 1919 में इन्हीं सभी के बाद जो 1919 का समय आता है, उसमें क्या होता है? रोलेक एक्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में कैसे क्या आया, क्यों आया, इसका विरोध क्यों हुआ, इस प्रकार चीज़ें। रोलेक्ट एक्ट ये देखेंगे। अब जो है उसके बाद क्या समय आता है? रोलेक्ट एक्ट के बाद ही गांधी जी क्या करते हैं, जो बहिष्कार करने की एक नीति अपनाते हैं। और भी परिप्रेक्ष्य कुछ देखेंगे, उसमें क्या क्या घटित होता है, बहिष्कार किस प्रकार किया जाता है, खिलाफत आंदोलन का लाभ लिया जाता है, खिलाफत आंदोलन भी सपोर्ट में आ जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखेंगे। तो 1919 में कई चीज़ें होती हैं। एक तो खिलाफत आंदोलन को देखेंगे। खिलाफत आंदोलन, इससे जुड़े प्रश्न आते हैं, क्योंकि अब सब ज़्यादातर जो हैं नेशनल मूवमेंट बन जाते हैं। इसमें ज़्यादातर देखेंगे अभी ये छोटे मोटे नेशनल मूवमेंट, हालांकि ये नेशनल मूवमेंट पूरी तरीके से अभी नहीं हैं। जो अभी इसी में जो नेशनल मूवमेंट शुरू होंगे, कुछ खास नेशनल मूवमेंट, एक सबसे पहला हम लोग नेशनल मूवमेंट देखते हैं 1857 का, और अभी जो शुरू होते हैं वो इसी दौरान शुरू होते हैं। जो मेन जो नेशनल मूवमेंट शुरू होते हैं वो 20 से शुरू होकर 42 तक चलते हैं। खास जो मेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं, इनसे प्रश्न रहते ही रहते हैं आधुनिक भारत से। अब 1920 का नॉन कोऑपरेटिव
मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चलता है, असहयोग आंदोलन, इसको भी चर्चा इस पर करी जाएगी। असहयोग आंदोलन होता है। फिर ये असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया जाता है, उसकी चर्चा होती तो 1922 का समय आता है। 1922 चौरी चौरा कांड बंद करते हैं, चौरी चौरा। फिर 1922 के बाद इसका जो विरोध होता है, गांधी जी भी जेल के अंदर जा चुके होते हैं, वो एक संक्रमणकालीन शांत समय जाता है। तो अब कौन सी गतिविधियां हों कि राष्ट्रीय आंदोलन को जो है जागृत रखा जाए, क्योंकि इस असहयोग आंदोलन से जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि भारत आज़ाद हो जाएगा, लेकिन वो असफल हो जाता है। अब इस समय असफल होने के बाद गांधी जी अंदर जा चुके हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले आ चुका है, अब क्या विकल्प रहता है, तो उसी जो विकल्प के तौर पे स्वराज पार्टी आती है। 1913 में स्वराज पार्टी, 23 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, स्वराज पार्टी का गठन, जिसको देखेंगे। फिर यहाँ पर ये कैसे जीतती है चुनाव, इस पे पूरी चर्चा होगी। फिर 1923 के बाद जो है, 1923 के बाद 24-25 में इतना कुछ खास होता नहीं है। फिर सीधे 27 का समय आता है। 1927 में साइमन कमीशन बनता है, साइमन कमीशन की बातें देखी जाएंगी। साइमन कमीशन 1928 में क्या रहता है, ये साइमन कमीशन भारत आता है, ये चर्चा होगी, भारत में आया। फिर 1929 में क्या रहता है, साइमन कमीशन जब भारत में आती है तो इसी के परिप्रेक्ष्य में नेहरू रिपोर्ट का जिक्र होता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में क्या बात कही गई थी, कुछ बातें जो है भारतीय संविधान में है नेहरू रिपोर्ट की। फिर 1928 में ही पार्टी भी बनती है। 1928-29 के समय जो है इंडिपेंडेंट ये क्या कह सकते हो, इंडिपेंडेंट पार्टी कह सकते हो, इंडिपेंडेंट लीग बनती है, इंडिपेंडेंट लीग बनती है, इंडिपेंडेंट लीग बन जाती है। ये कौन बनाता है इसको, जो इसमें देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं। अब इसके बाद देखा जाए 1929 का दौर आता है। इसमें जो है लाहौर अधिवेशन। अब इसके बाद क्या रहता है, ठीक। अब इसके बाद 1930 में क्या देखते हैं, 1930 में ये हो जाता है जब, तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस पे पूरी चर्चा होगी, इससे बाहर कहीं से प्रश्न ना फंसे, पूरा इस पे डिस्कस किया जाएगा जितना ज़रूरी होगा परीक्षा की दृष्टि से। फिर 1931 का कराची अधिवेशन, और यहीं पे 1930 से 31-32 तक ये गोलमेज सम्मेलन चलते हैं, उन पे चर्चा होगी, गोलमेज सम्मेलन। फिर 1932 में क्या रहता है, जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट, उस पर चर्चा होती है, अभी होगी। तो इस प्रकार देखेंगे। फिर 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उस पर चर्चा होगी, सोशलिस्ट पार्टी। फिर सीधे जो है समय बहुत मुख्य आ जाता है 1937 का, 1937 विधानसभा चुनाव जो होते हैं, विधानसभा चुनाव, कांग्रेस का चुनाव लड़ना, तो इस प्रकार। फिर ये 1939 में ये क्या 28 माह तक रहती। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, अंग्रेज भारत को शामिल कर देता है, बिना भारत की राय लिए भारतीयों को शामिल करता है, तो इसके विरोध में ये इस्तीफा दे देते हैं। फिर 1939 में क्या होता है, 1939 में देखेंगे, 1939 में जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट मांग कर रहे होते, एक प्रकार से अभी खुल के पाकिस्तान शब्द से मांग नहीं हो रही होती, लेकिन एक मुस्लिम का एक ग्रुप अलग बना के एक मुस्लिम समुदाय के रूप में एक अलग देश ही समझ लिए कल्पना की जा रही होती है, अभी खुल के तो मांग नहीं हो रही होती है। तो जो जिन्ना होते हैं, जब ये कांग्रेस इस्तीफा दे देती है विधानमंडल से, किसके, जब ब्रिटिश सरकार होती है, तो खुशी से क्या मनाते हैं, मुक्ति दिवस मनाते हैं। जो जिन्ना होते हैं मुक्ति दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को। ये अक्टूबर में इस्तीफा देते हैं,
39 के, और ये दिसंबर में मुक्ति दिवस मनाते हैं, ये होती है। फिर इसी के बाद मुक्ति दिवस के बाद 40 में क्या होता है, 40 में पाकिस्तान की मांग उठती है। फिर 42 में देखते हैं भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। हमें ये मेन समय दौर देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दौर है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार हमें पढ़ना है। तो देखते हैं, फिर 47 तक आना है पढ़ते हुए। फिर जो है क्रांतिकारी का एक अलग चैप्टर रखेंगे, जो क्रांतिकारी संगठन उनकी गतिविधियां हुई हैं उसका एक अलग टॉपिक रखेंगे, जिसमें जितनी भी भारत को आज़ाद कराने में क्रांतिकारी गतिविधियां सभी को एक साथ रखेंगे, जो भी उससे संगठन बने हैं, जो उससे संबंधित क्रांतिकारी लोग हैं, तो उनकी सारी चर्चा एक साथ कर ली जाएगी। तो अब पहले हम कहाँ पे थे, चंपारण आंदोलन पे। चंपारण आंदोलन, चलते हैं टॉपिक पे। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन ये होता कब है, ये कहाँ है, कहाँ, बिहार में है। बिहार कब होता है, ये कब घटित होता है, ये 1917 में। गांधी जी का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है, भारत में है, लेकिन गांधी जी का भारत में, ये कहाँ पे, भारत में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है। अब इससे संबंधित गांधी जी को जो लखनऊ 1907-16 में लखनऊ सम्मेलन में, लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को किसानों की समस्या के लिए, समाधान के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब क्या रहता है, अब देखें, इसके बाद गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं चंपारण गांधी जी पहुँचते हैं। चंपारण में गांधी का पहुँचना, चंपारण में क्या करते हैं गांधी जी, 3 कठिया पद्धति पूछा था, किस आंदोलन संबंधित है, ये चंपारण आंदोलन संबंधित। 3 कठिया क्या होता है कि जो नील की खेती किसान के लिए यहाँ कोई उपयोगी नहीं होती थी, उनका कोई मतलब ही नहीं था, नील न खाने में उसका उपयोग था, वो रंगीन के लिए था, लेकिन भारत में परंपरागत रूप से और भी रंग बनाने के तरीके थे। लेकिन नील का प्रयोग जो है ब्रिटिश में बहुत हो रहा था, ब्रिटिश कंपनियों में, जो कि ब्रिटेन में थी, तो वहाँ नील का उपयोग करके जीन्स वगैरह बनाई थी, तो नीला रंग का उसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ से नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। तो चंपारण में क्या करते थे, 20 भाग के 3 भाग पर अनिवार्य था। यदि 20 भाग खेती होगी, उसमें 3 भाग क्या होगा, नील की खेती करना अनिवार्य है। निलहे होते थे, निलहे कहते थे जो बागान होते थे, नील के जो बागान के मालिक होते थे उनको निलहे कहा जाता था। वो ज़बरदस्ती वसूली करते थे, शोषण करते थे। तो इसी के विरोध में जो है आंदोलन होता है। गांधी जी क्या करते हैं, वापस कराते हैं। क्या, इनका जो भाग है 3/20 भाग जो नगद लेते होते हैं, उसमें से 25% भाग गांधी जी वापस करवाने में सफल हो जाते हैं। मतलब अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ता है, अंग्रेजों को। तो 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य। इसे क्या कहते हैं, 3 कठिया पद्धति। बाद में अंग्रेज क्या है, अंग्रेजों को निलहे जो है, निलहे जिसे कहते हैं, नील बागान मालिकों द्वारा वसूला जाता था। मेन क्या थे, अंग्रेज ही थे। ये अंग्रेज जो है, अंग्रेज ही करवाते थे। ये अंग्रेज
ही करवाते थे, बताते थे। तो अंग्रेज बहुत होशियार थे, कभी भी बीच में डायरेक्ट नहीं होते थे, बीच में माध्यम जरूर बनाते थे। देखते थे जमींदारी प्रथा पढ़े थे, वैसे तरीके की हम उनकी नीतियाँ देखे थे। तो इस प्रकार जो है अब क्या रहता है, ये वापसी करते हैं, ये अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता है, अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और 25% तथा 25% वापस करते हैं। ये इसका मतलब पहला जो आंदोलन सफल होता है गांधी जी का, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था। राष्ट्रीय स्तर पे इसका महत्व नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला रहता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो इस प्रकार अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे गांधी जी का सपोर्ट कौन करता होता है, इसमें सपोर्ट गांधी जी के साथ में कौन आता है, गांधी जी के साथ में ये लोग होते हैं यहाँ चंपारण आंदोलन में। जैसे एक तो महादेव देसाई इनके सचिव होते हैं, गांधी जी के निजी सचिव हैं। ये कौन है, निजी सचिव। लगभग गांधी जी जहाँ होते हैं ये थे, द्वितीय गोल में सम्मेलन में भी जाते हैं गांधी जी के साथ, निजी सचिव हैं। इसके बाद प्यारेलाल बनते हैं इनके मरने के उपरांत। तो गांधी जी के साथ में रहते हैं, ये थे इस आंदोलन में। और राजेंद्र प्रसाद थे, और जो है जेबी कृपलानी थे, और नरहरि पारेख और कोई था ब्रजकिशोर। ये इस प्रकार के लोग, इतने लोग गांधी जी के वहाँ साथ में थे इम्पॉर्टेंट के रूप में, मतलब जो मेन लोग थे गांधी जी के। अब इसके बाद हम लोगों ने देख लिया चंपारण आंदोलन से जुड़ी हुई सारी बातें जान ली। पूछा आता है प्रश्न कभी कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, केवल 1917 याद रखें। गांधी जी का पहला भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था, जो पूछा गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो उसमें रोलेक्ट एक्ट ना लिखा हो तो यही माना जाएगा चंपारण ही है। जो ऑप्शन में रोलेक्ट एक्ट लिखा हो तो फिर उसमें स्पष्ट ये भी देना होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह था या जो है राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह था। जो राष्ट्रीय स्तर पर है तो रोलेक्ट एक्ट होता है, उसके विरुद्ध जो हड़ताल करते हैं गांधी जी। अब उसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो आता है फरवरी मार्च में जो है खेड़ा ने अहमदाबाद मिल मजदूर जो अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए हड़ताल के लिए गांधी जी की हड़ताल के समर्थन में मजदूरों के समर्थन में गांधी जी की हड़ताल। अब समर्थन में करते हैं, क्या रहता है इसमें जो है प्लेग बोनस जो है मजदूरों को मिल रहा होता है, मजदूरों को मिलता होता है। अब बताते हैं जो मिल मालिक होते हैं कि अब प्लेग जा चुका है तो अब तुम्हारा बोनस भी कम कर दिया जाएगा, मतलब बोनस को समाप्त किया जाएगा। तो बोनस को समाप्त किए जाने के समाप्त करने पर मजदूरों द्वारा हड़ताल होती है, मजदूरों द्वारा हड़ताल होती है। यही रहता है, गांधी जी इसका सपोर्ट करते हैं और इनको जो है 35% बोनस दिलवाते हैं। अब क्या रहता है, गांधी जी इतना करते, गांधी जी का समझिए भी सफल रहता है, 35% मिल जाता है। अच्छा, मजदूरों की भी गलती वहाँ नहीं हो रही होती क्योंकि 1918 का दौर होता है तो प्रथम विश्व युद्ध लगभग समाप्ति पे होता है। अंग्रेज उसमें बहुत अपना पैसा वेस्ट कर चुके होते हैं, कहीं ना कहीं वसूली भारत में चल रही होती है, तो महंगाई बढ़ चुकी होती है। तो मजदूरों को भी अब रुपए की सख्त ज़रूरत है, उसमें अब उनको भी अभी भी बोनस की ज़रूरत, मजबूरी है उनका, तो कहीं ना कहीं ये करते हैं, गांधी दिलवाते भी हैं इनको, 35% वापसी मिल जाती है। अब मिल मालिकों द्वारा, ये है मिल मालिकों
द्वारा बोनस को समाप्त करने पर। अब क्या रहता है, इसके बाद हम देखेंगे ये भी सफल रहता है। गांधी जी के साथ कौन होता है, गांधी जी के साथ अनुसुईया बेन होती हैं, अनुसुईया बेन। कभी प्रश्न आता है गांधी जी के साथ, इसमें कौन रहता है, ऑप्शन दे देते, अनुसुईया बेन होती हैं। गुजरात में बहन को बेन बोला जाता है। अब इसके बाद जो देखें ये हो जाता है अब जो क्या रहता है, खेड़ा आंदोलन। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये सीक्वेंस बहुत पूछा आता है। सत्याग्रह, फिर जो होता है चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन होता है, फिर खेड़ा है। तभी खेड़ा में ये भी दोनों असल में कंफ्यूज किया जाता है, दोनों 18 में होते हैं। ये भी 1918 में होता है, 1918। और ये जो है क्या है, ये कहाँ पर खेड़ा है, गुजरात में है, गुजरात में। अब क्या होता है, ये मार्च में होता है, वो फरवरी मार्च है, ये मार्च में ही होता है। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी जाते हैं, 1918 है, 1918। अब गांधी जी का आगमन होता है। अब वहाँ क्यों गांधी जाते हैं, वहाँ अकाल पड़ रहा होता है, अकाल की स्थिति होती है। अकाल में भी जो क्या किया जाता है, वसूली की जा रही होती है, वसूली के विरोध में ये होता है, के विरोध में ये आंदोलन होता है, ये आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन होता है। अब ये क्या रहता है, इसमें अकाल होता है तो किसान के पास वैसे भी नहीं होता, लेकिन वसूली का वही तरीका अपनाई होती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, तो इसमें होता है। अब गांधी जी के साथ इसमें कौन कौन होता है, एक मोहनलाल पांड्या होते हैं, इसमें सबसे पहले कहते हैं कर न देने का नारा देते हैं, मोहनलाल पांड्या कर न देने का नारा देते हैं, कर न देने का नारा देते हैं। अब गांधी जी के साथ आता कौन है, गांधी जी के साथ कौन है मेन, गांधी जी के साथ, तो गांधी जी के साथ जब गुजरात है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का होना स्वाभाविक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे जो हैं विट्ठल भाई पटेल और इंदु यज्ञनिक, ये होते हैं गांधी जी के साथ में वहाँ पे जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। प्रश्न ज़्यादा सरल ही आता है, कठिन नहीं आता है। इसमें बस यही पूछेंगे ज़्यादातर, खेड़ा आंदोलन कहाँ होता है, गुजरात में। कौन करता है, गांधी जी। कब हुआ, 1918। या सीक्वेंस चंपारण और मिल मजदूर और खेड़ा, ये सीक्वेंस रहता है। अब जो रहता है अंग्रेजों को फिर क्या होता है, वसूली बंद करनी पड़ती है, तो इसमें भी सफलता मिलती है गांधी जी को। देखा जाए गांधी जी की तीनों बहुत बड़ी सफलताएं होती हैं। अब देखते हैं इसका दौर आता है, उसके बाद कौन सा दौर आता है, 1919 में क्या घटित होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आते हैं 1917 में। 1917 में सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर क्या होता है, रोलेट सिडनी की अध्यक्षता में एक प्रस्तावित होता है, एक समिति बनाई जाती है। जो है अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, एक समिति का निर्माण होता है, समिति बनती है। जो यह समिति है रोलेट समिति कहलाती है। जो इस समिति का नाम, यह समिति
1919 में 6 मार्च या मार्च 1919 में कर लीजिए, मार्च 1919 में 1919 में इम्पॉर्टेंट इतना नहीं मार्च में डेट, अभी जो आएगी डेट इम्पॉर्टेंट वो इसका जिक्र होगा। मार्च 1919 में क्या रहता है, यह समिति मार्च 1919 में क्या करती है, रोलैक्ट एक्ट पास करती है। रोलैक्ट एक्ट, जो अनारिकल ये करके ये होता है एक्ट, जो इसको रोलैक्ट एक्ट के ही नाम से जाना जाता है। अब रोलैक्ट एक्ट पास करती है, पारित करती है। ये क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने वाला एक कानून होता है। इसमें क्या होता है, कोई शक के आधार पर, किसी को भी शक के आधार पर अंदर कर दिया जाएगा, मतलब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ना आपको वकील करने की इजाज़त है, ना आप अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील वहाँ दे सकते हैं, मतलब सुनवाई का भी अधिकार शीघ्र नहीं होता है। तो इस प्रकार इसको अंधा कानून भी कहा जाता है। इसमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेज इस प्रकार दमनकारी नीति लगाते हैं, क्योंकि गांधी जी के इस प्रकार आंदोलन हो रहे होते हैं, उनको चिंता होती है कि आगे बड़े आंदोलन के रूप में ना बढ़ें सब, तो वो एक प्रकार की दमनकारी नीति अपनाते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें शक के आधार पर षड्यंत्र समझकर प्रत्यक्ष गिरफ्तारी होती है, प्रत्यक्ष गिरफ्तारी होती है। अब इसमें क्या एक समझ सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा गया है न वकील, न दलील, न अपील, न दलील, न अपील, न दलील, न दलील, न दलील, न दलील, न अपील, न वकील, इसको ये कानून कहते हैं वकील वाला कानून है। ये भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या है, न अपील है, न दलील है, न वकील का कानून है, क्या कानून वाला कानून है ये। तो इस प्रकार की बात है वाला कानून मतलब देखा जाए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाला कानून, अब कानून, तो इस प्रकार ये कानून आता है। अब देखते हैं कानून में क्या रहता है। तो इसका विरोध होना तय होता है, तो गांधी जी अब इसका देशव्यापी विरोध करते हैं, देशव्यापी हड़ताल लगते हैं। अब ये क्या रहता है, गांधी जी का रोलैक्ट एक्ट, मार्च 1919 का रोलैक्ट एक्ट। अब देखें, अब क्या रहता है, रोलैक्ट एक्ट भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या रहता है इसमें, गांधी जी इसके विरोध में, हमने बताया क्यों होता है इसका विरोध, तो समझ गए। इसके विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करते हैं। अब क्या होता है, हड़ताल कर दी गांधी जी। अब इसके बाद जो है किसकी गिरफ्तारी हो जाती है, मुख्यतः सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है। अब क्या होता है, इनके में गिरफ्तारी जब हो जाती है तो इसके जो इनकी गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए, इनकी गिरफ्तारी हो गई, इसका विरोध करने के लिए, मतलब इनके समर्थन में इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, इस गिरफ्तारी के विरोध के लिए
अमृतसर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, के जलियांवाला बाग में क्या होता है, जनसभा आयोजित होती है, जनसभा आयोजित होती है। अब आयोजित हो रही उसमें क्या होता है, वो डायर उसमें क्या कराता है, सब फाटक वाटक बंद करवा के गोलियां चलवा देता है। जो जनरल डायर जो है, डायर जो होता है, डायर गोली चलवाता है, जिसमें जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो तो कहते हैं कि जो मृत्यु होती है कितनी है, लगभग ब्रिटिशों की मृत्यु उनके अनुसार कितनी होती है, भारतीय लोगों की मृत्यु जो उसमें 379 बताते हैं। लेकिन जो इलाहाबाद सेवा समिति है, सेवा समिति कहती है कि जो है 1000 प्लस लोग मारे जाते हैं उसमें। समझ लिए, सबसे बड़ा नरसंहार एक प्रकार का होता है। अब इनके लिए जो है डायर क्या, इनका डायर कहता भी है कि बहुत गलियां तंग थी जलियांवाला बाग में, तोपों को पहुंचाने के लिए गलियां काफ़ी तंग थी, पतली थी, पहुंचाई नहीं जा पा रही थी, वरना दशा और दिशा कुछ और हम बदल देते वहाँ की। सोचिए क्या उसकी सोच थी कि अभी उसकी नज़र में कुछ बाकी रह गया था। अब देखते हैं उसके बाद की स्थिति। डायर यहाँ ऐसे करते हैं, डायर की सज़ा के लिए जो इसके विरुद्ध क्या होती है, इसकी जांच के लिए, इसकी जांच अब बुलवाता कौन है ये, अब ये इसको जो जनसभा को बुलाता कौन है, जनसभा जो है बुलाई किसके द्वारा जाती है, जनसभा को बुलाता है हंसराज ने ही बुलाई होती जनसभा ये। और यही बाद में क्या हो जाता है, बाद में यही सरकारी गवाह बन जाता है, यही कहता है ऐसा कुछ नहीं था, गलती नहीं थी, ये अंग्रेज़ों के पक्ष में बात करता है। बाद में यही सरकारी गवाह बन जाता है, गवाह हो जाता है। अब बात आती है ये इसके बाद की, क्या रहता है, इसके बाद में क्या रहता है, इसके बाद देखें अब जो है इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया जाता है, हंटर कमीशन बैठता है। लेकिन हंटर कमीशन में कोई भारतीय होता नहीं है, तो हंटर कमीशन में जब भारतीय नहीं होता तो भारत वाले लोग उसको क्या कहते हैं, और ये बताता है हंटर कमीशन कि ये निष्पक्ष है, ये दायर कोई ऐसी भूमिका नहीं दिखाई जाती है। तो इस प्रकार जो है कह सकते हो। अब भारत वाले लोग भी कुछ कमेटी बनाएंगे जिसके आधार पर सज़ा दी जाए, तो तहकीकात समिति बनती है, तो तहकीकात समिति बनाई जाती है। और गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं जो ये हंटर कमीशन, इसके लिए पहले देख लें, हंटर समिति इसकी जांच के लिए, इसकी जांच हेतु हंटर कमीशन इसकी जांच हेतु हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन है इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन हो गया। अब हंटर कमीशन में क्या रहता है, जब हंटर कमीशन बनती है तो ये क्या थी, निष्पक्ष कहती है, ये निष्पक्ष है, निष्पक्ष की बात। अब क्या रहता है, जो गांधी जी इसीलिए इनको कहते हैं पन्ने दर पन्ने, गांधी जी पन्ने दर पन्ने, पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है, पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है, पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है, गांधी जी का मानना होता है। अब जो है इसके बाद देखा जाए क्या रहता है, हंटर कमीशन तहकीकात समिति बनती है, तहकीकात समिति जिसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। तो ये इस प्रकार तैयब जी भी होते हैं इनके सपोर्ट में, और भी लोग होते हैं, मुख्य अध्यक्ष रहते हैं। तो ये रहता है पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज, ये निर्लज्ज शब्द भी यूज करते हैं, निर्लज्ज
निर्लज्ज, निर्लज्ज सरकारी लीपापोती है। अब देखते हैं क्या रहता है। अब ये वाला समय हमने देख लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस पर प्रश्न रहता है ज़्यादातर कहाँ होता है, कब होता है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाई जाती है 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वो 13 अप्रैल 1919 में होता है। 13 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल को गांधी जी 1919 में क्या करते हैं, हड़ताल कर रहे होते हैं। और ये जो है 13 अप्रैल को ये होता है। मार्च में पास होता है, ये मार्च में ये कानून पास होता है। समझिए कितनी जल्दी जल्दी सब हो रहा है, एक एक महीने में। ये यहाँ तो 1 महीना भी नहीं लगा, 7 दिन ही लगे। अब देखते हैं उसके बाद, अब आगे पहुँचते हैं हम लोग। अब 20 का समय आता है। अब गांधी जी तो बना चुके होते हैं अंग्रेज़ों को बाहर करना है कैसे भी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती, इतना बड़ा कांड हो जाता है, और अंग्रेज़ों को सज़ा भी नहीं मिल रही होती है। तो उधर ही कुछ घटनाएं घटित होती हैं भारत में। जैसे 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन शुरू हो रहा है। अब इसमें खिलाफत आंदोलन में कौन शुरू करता है, यही पहली बात अली बंधु शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन जो आ जाए अली बंधु, तो अली बंध ही लगाएंगे। अली बंधु शुरू करते हैं, अली बंध। मोहम्मद अली और शौकत अली ये शुरू करते हैं। दूसरी बात रहती है इसमें जो और कौन सपोर्ट करता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी सहायता करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका भी आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण रोल रहता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए और हसरत मोहानी हो गए, ये लोग साथ देते हैं। हसरत मोहानी। तो इस प्रकार ये, मगर मोहम्मद अली जिन्ना टिक लगाइएगा, आ जाए ऑप्शन में मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली जिन्ना अलग है, मोहम्मद अली अलग है, ठीक है। तो ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। क्यों करते हैं, क्योंकि तुर्की में जो खलीफा का पद होता है उसकी मान्यता दिलवाने के लिए, तुर्की में खलीफा के समर्थन के लिए, खलीफा के समर्थन में, खलीफा के लिए समर्थन करते हैं। मतलब खलीफा को बनाना चाहते हैं, फिर से मान्यता दिलाना चाहते हैं अंग्रेज़ लोगों से। अंग्रेज़ क्या मान्यता दे नहीं रहे होते हैं, ऑटोमन साम्राज्य जो होता है उसका सपोर्ट यहाँ के मुस्लिम कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब धार्मिक रूप से खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। अब गांधी जी क्या देखते हैं कि अंग्रेज़ों, इसमें क्या है ये सब, ये खिलाफत इसलिए क्या है, खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध है, विरुद्ध होता है। अब गांधी जी को यही मौका दिखता है कि क्यों ना जो है इनको जो है किस में मिला लिया जाए, अपने राष्ट्रीय आंदोलन में मिला लिया जाए। क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम जो है उस समय क्या हो रहे होते हैं, अंग्रेज़ों से, मतलब अंग्रेज़ों के समर्थन में होते हैं। लेकिन ये ऐसी स्थिति बनती जाके कि 1916 में क्या होता है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मिलन तो हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या रहता है, उनकी बात सांप्रदायिकता स्वीकार करनी पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो नेता होते हैं, जिन्ना वगैरह, उनको गुमराह करते हुए अंग्रेज़ों के समर्थन बनाए रखते हैं। लेकिन खिलाफत आंदोलन में ऐसी स्थिति फिर आती है कि अंग्रेज लोगों के ये विरोध में पहुंच जाते हैं। गांधी जी कहते हैं 10 साल में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, तो इस समय इसका पूरा जो लाभ लिया जाए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। तो इस प्रकार हम देखेंगे गांधी जी द्वारा यह उपयुक्त समय माना जाता है। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध उपयुक्त समय मतलब हिंदू मुस्लिम एकता ये समय का, इस समय का मतलब समय आता है, इस समय का पीरियड जो है। अब देखते हैं इसके बाद
इस समय के क्या और घटित होता है कि जो है असहयोग आंदोलन को शक्ति मिलती है। तो उससे पहले तो जनता आक्रोशित होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, अब ये भी हो गया, तो दोनों देखा जाए तो एक बड़ा आंदोलन तो होना ही था। गांधी जी भी इसी तलाश में थे कैसे भी एक देशव्यापी आंदोलन हो। अब क्या सीन रहता है, और यहीं पे जो है क्या अली जिन्ना कहता है कि कट्टरपन को बढ़ावा मतलब मत दो, इस प्रकार की आज़ादी दिलाने में इस्लामी कट्टरपन को बढ़ावा ना दिया जाए। ये एक धार्मिक आंदोलन था, इसको राजनीतिक आंदोलन से ना जोड़ा जाए, ये मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पे कहना होता है। अब देखा जाए इसके बाद जो है कौन सा आता है, ये खिलाफत आंदोलन हो जाता है, और इसी में जो है अखिल भारतीय जो मुस्लिम जो अपना अध्यक्ष बनाते हैं गांधी जी को बना देते हैं, क्योंकि अब तो महत्वपूर्ण रोल अदा करना होता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन आने वाला, उसकी पृष्ठभूमि लगभग तैयार हो चुकी है। तो असहयोग आंदोलन, अब कौन सा, असहयोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसकी पृष्ठभूमि पीछे तैयार ही हो गई थी। अब असहयोग आंदोलन में क्या देखते हैं, 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। नागपुर अधिवेशन जो होता है, जो 1920 में, 1920 का नागपुर अधिवेशन में गांधी जी जो हैं, गांधी जी प्रस्तावित करते हैं, गांधी जी इसका प्रस्ताव रखते हैं। दूसरी ओर ये 1920 में जो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, विशेष अधिवेशन में कौन रखता है प्रस्ताव, जो है चित्तरंजन दास रखते, चित्तरंजन दास रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। पारित होता है, तभी ये क्या होता है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू हो जाता है, गांधी जी द्वारा शुरू होता है। अब क्या रहता है, ये आंदोलन शुरू हो गया, अब इसमें क्या रहता है, क्या इसका मोटिव रहता है, इसमें बहिष्कार करना होता है। किन चीज़ों का बहिष्कार करना होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और इसको किसने क्या कहा है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। गांधी जी ने कहा है 1 वर्ष में स्वराज लक्ष्य रखते हैं, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी का कहना होता है, गांधी जी जो हैं क्या कह रहे हैं, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना, स्वराज की प्राप्ति, ये गांधी जी मानना होता है गांधी जी का। अब इसमें क्या होता है, जो ये शुरू होता है इसमें बहिष्कार किया जाता है, बहिष्कार होता है। बहिष्कार में देखेंगे किन चीज़ों का बहिष्कार करना है, शिक्षा का बहिष्कार, फिर कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का, न्याय की व्यवस्था का, न्यायालय का उनके जो, और क्या, जो नौकरी वगैरह हैं उनकी नौकरियां हैं, उपाधियों में कौन करता है, गांधी जी कौन सी उपाधि को त्यागते हैं, गांधी जी त्यागते हैं। कौन उपाधि, कैसर ए हिंद जो प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको मिलती है, और बोअर वाली उपाधि त्यागते हैं, बोअर ये इंपॉर्टेंट, यही मेन है। और जुलू की भी इनको मिलती है, जुलू, इन प्रकार की उपाधि त्याग देते हैं, मेन यही है, कैसर ए हिंद पूछाता है। जमना लाल बजाज
जमनालाल बजाज, बजाज जो है किसकी उपाधि त्याग देते हैं? शाह की उपाधि त्याग देते हैं। राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, उपाधि इस प्रकार ये त्यागते हैं। अब देखा जाए और शिक्षा में क्या होता है, शिक्षा में स्थापना की जाती है इसी दरमियान, जो 1920 में प्रश्न आ चुका है, इस पे प्रश्न आया है 1920 में गुजरात विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, विद्यापीठ और कौन, अलीगढ़ में, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया इस्लामिया, जामिया मिलिया कॉलेज की स्थापना, कॉलेज बनता है। ठीक, तो शिक्षा में ये ऑप्शन बनाए जाते हैं। और 1921 के समय 1921 में काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ कहाँ, बनारस में। तो इस प्रकार देखते हैं ये उद्देश्य इसका क्या था, इस आंदोलन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य में हम लोग चर्चा करते हैं। उद्देश्य जो इसका देखा जाए, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, उद्देश्य में पहला तो मुस्लिमों की मांग स्वीकार कराना, की मांग जो कि खलीफा वाली थी, मांग जो उनकी, मुस्लिमों की मांग स्वीकार कराना। और क्या दूसरी बात जो देखी जाए इनकी, गांधी जी के मेन उन्होंने ही दो उद्देश्य सेट किए थे मेन, और दूसरा बहिष्कार करना, बहिष्कार कर अंग्रेजों को बाहर करना, अंग्रेजों को बाहर करना मतलब स्वराज की प्राप्ति, अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति जो बोलते हैं गांधी जी 1 वर्ष के भीतर करेंगे। अब क्या होता है गांधी जी के साथ, अब बहिष्कार हो गया, साथ में कुछ चीज़ें सकारात्मक होती हैं, कहते हैं कपड़ा वगैरह के लिए चरखा है, खादी है, इसका इस्तेमाल करो, चरखा खादी प्रयोग करो, मतलब वस्त्र उनके बहिष्कार करो तो इसका प्रयोग करके बनाओ। तो इस प्रकार देखेंगे। अब असहयोग आंदोलन के लगभग बातें हमने सब कर ली हैं। असहयोग आंदोलन अब असफल कैसे होता है, ये 1920 में शुरू हुआ। अब क्या होता है, 4 फरवरी, कहीं के 5 फरवरी दिया है लेकिन 4 फरवरी भी माना गया है आंसर, मेन जो आयोग द्वारा 4 फरवरी माना गया है। 4 फरवरी 1922 में किसानों द्वारा गोरखपुर में चौरी चौरा जगह पर, चौरी चौरा जगह पर थाने को जला दिया जाता है। इसमें कितने लोग मर जाते हैं, 23 लोग इसमें मर जाते हैं। 23 सिपाही, कहीं कहीं 22 लिखा है तो 22 से 23 सिपाही मर जाते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है किसानों पे गोलियां चलाई थी उनके हुजूम पर, तो कॉमन सी बात है, तो उनका प्रतिकार तो देखने को मिलता ही। तो इस प्रकार ये जो है हिंसा की, इस हिंसात्मक घटना से गांधी जी जो क्या है, गांधी जी 12 फरवरी 1922 में बारदोली में वर्किंग कमेटी बुलाकर इसको क्या करते हैं,
इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, इस आंदोलन को वापस लेते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, इस आंदोलन को वापस लेना इतना चल रहा था, बढ़िया रफ्तार में भी चल रहा था, तो पूरे भारतवर्ष में ये बड़ा गांधी जी का फैसला अलग लगता है, अजीब लगता है। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इंडियन स्ट्रगल जब लिखते हैं, जिसमें पुस्तक में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि ये जो है सही नहीं रहता फैसला है। अब उसमें जो है आगे देखा जाए, मुंजे होते हैं, निंदा प्रस्ताव लाते हैं। क्या होता है, जो है सुभाष चंद्र बोस जो है क्या, इंडियन स्ट्रगल में लिखते हैं, में निंदा करते हैं किसकी, इसी चीज़ की निंदा। और जो है दूसरे मुंजे जो होते हैं, मुंजे निंदा प्रस्ताव लाते हैं, निंदा प्रस्ताव इसके विरुद्ध, निंदा प्रस्ताव। तो ये बात हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या रहता है। इस चौरी चौरा कांड तो हो गया, इसमें जो है सफलता मिलती भी है और कहीं कहीं देखा जाए कुछ नहीं भी मिलती है। जो ये शायद चलता आगे तो कुछ और स्थिति होती। चलिए, लेकिन गांधी जी का मानना था कि हम हिंसात्मक जो है कोई भी गतिविधि अपने आंदोलन में नहीं करेंगे। फिर गांधी जी इसके बाद अंदर भी हो जाते हैं, जेल में गांधी जी यरवदा जेल पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद की स्थिति क्या रहती है, कांग्रेस में कुछ लोग इससे असंतुष्ट होते हैं। तो 1922 में गया अधिवेशन होता है, गया अधिवेशन। अब क्या है, गांधी जी जेल में हैं, गांधी जी 1922 में गांधी जी जेल में। अब क्या हुआ, अब समय तो खाली आ गया। अब ऐसा समय था कि अब कैसा क्या, मतलब शांत वाला समय आ गया। कहाँ एकदम चरम पे आंदोलन चल रहा था। अब भारत में कोई ऐसी आंदोलन की स्थिति नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन बनने में समय भी लगता है, वो दशाएं भी मिली थी बनने के लिए। उधर क्या हुआ, जो कमाल पाशा आता है तुर्की में, तो तुर्की में सुल्तान को अपदस्थ कर देता है, मतलब उसको हटा देता है, उसके जो उसकी जगह होती है, सुल्तान की पद होता है जो, वहाँ पर क्या होता है, जब उसको हटाता तो साथ में खलीफा का पद भी समाप्त कर देता है। तो मुसलमानों के लिए भी सर कोई लड़ने के लिए कोई चांस नहीं रहता अंग्रेज़ों से। तो काफ़ी मुसलमान फिर उनको एक्टिव हो जाते हैं, मुसलमान एक्टिव, इधर राष्ट्रीय आंदोलन जो है डोरमेंट में हो गया। अब क्या रहता है, गया आंदोलन नहीं, गया अधिवेशन क्या होता है, ये 1922 में हो रहा है। 1922 में CR दास अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष CR दास ये कहते हैं कि हमें जो है, जो विधान जो मंडल है उसमें रहकर अंग्रेज़ों का विरोध करना है, क्योंकि हम लोग ऐसे कर नहीं सकते तो विधानमंडल में रह के किया जाए। लेकिन जो है कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं करते, पूर्ण बहुमत से ये विरोध जो है प्रस्ताव इनका पास नहीं किया जाता है। इसमें जो है क्या किया जाता है, कांग्रेस विधानमंडल चुनाव लड़कर विधानमंडल में जाना अस्वीकार करती है, अस्वीकार करती है। तो इसीलिए जो है क्या, ये चुनाव किस पे होना होता है, 1919 के अधिनियम द्वारा। तो गांधी जी जो है 1919 के अधिनियम द्वारा चुनाव का पूरी तरीके से केंद्रीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव जो विधानमंडल का होना तो विरोध करते हैं। इसका मतलब उसके विरुद्ध होते हैं, तभी कांग्रेस भी विरुद्ध होती है उसके। लेकिन जो ये कहते हैं कि ये संभव नहीं है उनके विधानमंडल में जाके ही उनका विरोध किया जाए, तो इसके लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में जीतेंगे। तो ये लड़ते हैं चुनाव। CR दास इस चक्कर में क्या करते हैं, जो 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानमंडल का चुनाव होना होता है, विधानमंडल का चुनाव होता है, ये हो रहा है, ठीक। इधर ये गतिविधि होती है, उधर क्या होता है, 1923 में होता है, 1923 में विधानमंडल का चुनाव 1923 में होता है, 1923 में होता है। अब क्या होता है, ये CR दास चुनाव तो 23 में तो होता है, लेकिन CR दास क्या करते हैं, यहाँ जब बात स्वीकार नहीं की जाती तो CR दास क्या होते हैं, CR दास चित्तरंजन दास कह सकते हो, CR दास
त्याग कर देते हैं, मतलब पद त्याग करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देते हैं, देकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, गठन करते हैं। अब देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन होता है, कब होता है स्वराज पार्टी का गठन? 1923 में। ये किस नाम से रहता है? कांग्रेस खिलाफत पार्टी। सॉरी, खिलाफत पार्टी, ये इसके नाम से ये होता है। अब इसमें देखा जाए कांग्रेस खिलाफत पार्टी का जो सीन है, अब क्या आता है, ये कौन सा हो गया? स्वराज पार्टी का पूछा आता है, गठन कब होता है? ये 1923 में होता है। कौन करता है? CR दास करते हैं। और इसी पार्टी से संबंधित बातें, जो स्वराज पार्टी, इसके अध्यक्ष कौन है? स्वराज पार्टी है ये, स्वराज पार्टी अध्यक्ष जो हैं, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है, इसी ये भी कहा जाता है कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी। अध्यक्ष इसके कौन है? CR दास हैं, CR दास, यहाँ पे लिखते हैं, इम्पोर्टेंट। अब स्वराज पार्टी गठन हो गया तो उसकी बात की जाए पहले। (1923) स्वराज पार्टी गठन, ये क्या है? गठन। अध्यक्ष कौन? चित्तरंजन दास, CR दास भी कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? देश बंधु कहते हैं। दीन बंधु नहीं, CF एंड्रूज को दीन बंधु कहते हैं, इनको देश बंधु कहा जाता है, देश बंधु। द फ्रेंड ऑफ नेशन, ये टाइटल है इनका, ये नाम से जाना जाता है। दीन बंधु कौन है? दीन बंधु अलग हैं, वो किसकी उपाधि है? CF एंड्रूज, हिंदी में CF एंड्रूज ये हैं, और देश बंधु ये हैं। तो चित्तरंजन दास का एक नारा भी होता है, जो स्वराज जनता के लिए होता है। किसके? जनता के लिए होता है, कुछ वर्गों के लिए नहीं। अब ये जो हो गया, अब ये बात होती है चित्तरंजन दास से जुड़ी हुई। अब इसके महासचिव कौन बनते हैं? महासचिव जो होते हैं वो मोतीलाल नेहरू। अब जो है कुछ और अन्य सदस्य जो हैं, अन्य सदस्य पूछ लिया जाता है प्रश्न में, तभी अन्य सदस्य पे भी डालें। जो कौन अन्य सदस्य में होता है? श्रीनिवास एक होते हैं, श्रीनिवास, और एक और जो इम्पोर्टेंट NC केलकर, ये जो है अन्य सदस्य होते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य विधानमंडल में रहकर जो है क्या? अंग्रेजों का विरोध करना, मतलब उनकी नीतियों को रोकना, उनमें अड़चन पैदा करना ये। और इनका जो इसका और एक क्या रहता है? ये भी जो है अहिंसावादी आंदोलन होता है। अहिंसावादी जो इनका वो होता है, अहिंसावादी मोटिव होता है। कुछ जो चीज़ें कांग्रेस से ही इनकी मिलती होती हैं, ये कांग्रेस के ही समांतर जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा इनकी विचारधारा अलग होती है, ये बात होती है। अब देखते हैं क्या रहता है इनके में। चित्तरंजन दास में हमने ये देख लिया स्वराज पार्टी की बातें। ये हालांकि बहुत दिन चलती नहीं है। अभी चुनाव अच्छा होता है इनका है 1923 में चुनाव, यहाँ पे देखते हैं 1923 में
चुनाव कितनी सीटें? 101 में 42 सीटें पाते हैं। खासकर मध्य प्रांत, इधर बम्बई, इनमें ज़्यादा अच्छे पकड़ करते हैं। फिर होता क्या है, ये आगे चल के जो क्या करते हैं, इस्तीफ़ा भी दे देते हैं ये लोग। अब क्या होता है इसमें, जो 1925 में केंद्रीय विधानमंडल, इसमें अन्य सदस्य में एक और सदस्य जोड़ लीजिए, एक और सदस्य मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, जो क्या कह सकते हैं उनको, विट्ठल भाई पटेल। ये भी एक सदस्य होते, 3 ये सदस्य, 2 तो ऊपर ही हैं। जो है केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल होते हैं। विट्ठल भाई पटेल, यह प्रश्न पूछा बहुत बार गया है, विट्ठल भाई पटेल होते हैं। अब ये देखते हैं, ये इस प्रकार जो है चुनाव होता है। बाद में आखिर चलती नहीं है पार्टी। फिर 1924 में क्या होता है, संयुक्त बयान आता है, जिसे गांधी दास समझौता कहा जाता है। 1924 में क्या होता है, 1924 में गांधी और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के बीच क्या होता है, समझौता होता है। गांधी जी भी क्या हो गए, जेल से बाहर आ गए हैं, बाहर आ गए। अब क्या हो रहा है, समझौता हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर, गांधी समझौता हो गया, बेलगांव अधिवेशन होता है। बेलगांव अधिवेशन 1924। अध्यक्ष गांधी जी मात्र इसी के अध्यक्ष, कर्नाटक में है ये। कहाँ? कर्नाटक। गांधी जी अध्यक्ष हैं इसके, अध्यक्ष गांधी जी, ये मात्र एक में गांधी जी रहते हैं। अब जो बाल गंगाधर तिलक इतने बड़े नेता होते हैं, लेकिन कोई कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं रह पाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की एक और जिक्र कर लेते हैं वहीं पे। जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलता है, उसी दिन तिलक की मृत्यु होती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जाती है। तिलक की मृत्यु, जो उनकी, जो कह सकते हो अर्थी कौन उठाता है, अर्थी कौन उठाता है, गांधी जी उठाते हैं। गांधी जी, शौकत अली, और कौन होता है, जो कह सकते हो सैफुद्दीन किचलू। और कौन होता है जो शोक गीत गाते हैं, हसरत मोहानी। अब हसरत मोहानी से जुड़ा हुआ शब्द देख लेते हैं एक बार। ये हसरत मोहानी की भूमिका, जो 1919 का अहमदाबाद अधिवेशन होता है। अहमदाबाद अधिवेशन हो रहा है। इसमें जो है चित्तरंजन दास अध्यक्ष बनना होता है, लेकिन वो जेल में होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष हकीम अजमल खां होते हैं। हकीम अजमल खां। और जो प्रश्न आता है कभी कभी, पूर्ण स्वराज का शब्द किसने दिया, पूर्ण स्वराज का शब्द, जो यहीं पे पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। पूर्ण स्वराज का शब्द, जो पूर्ण स्वराज की बात जो कौन करता है, ये प्रश्न आ चुका है। पूर्ण स्वराज की बात जो है इसी अधिवेशन में की बात हसरत मोहानी करते हैं। हसरत मोहानी। अब इस प्रकार हम आगे देखेंगे। 1924 के हम लोगों ने पढ़ लिया, 1924 में क्या भूमिका थी। अब बीच का काल जो 1925-26 तक ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब 27 में क्या होता है, 1927 में क्या होता है, 1927 की घटना क्या होती है, जो
1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, तो उसमें क्या मतलब उसकी समीक्षा की जाए, उसकी मतलब समीक्षा के लिए क्या है, उसी में एक नियम बनाया गया था कि एक समिति का गठन किया जाएगा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के उपरांत जो है एक समिति बैठेगी किसकी, 1919 की समीक्षा करने के लिए। तो वो जो समिति होगी तो वो इसकी समीक्षा करेगी, भारत में संवैधानिक सुधार कैसा है, क्या ज़रूरत है, क्या कमियां हैं, इसकी समीक्षा करेगी। तो लेकिन क्या होता है, 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होना होता है, ब्रिटेन में चुनाव होना होता है। तो अब क्या होता है, 1929 में ब्रिटेन में चुनाव हो रहा है, तो क्या करते हैं 1927 में ही क्या करना होता है, समीक्षा के लिए एक जो है समिति का गठन कर दिया जाता है। संवैधानिक भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए, संवैधानिक सुधारों हेतु समिति का गठन। और ये कौन संवैधानिक सुधारों की बात करते हैं, जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो बना था, चेम्सफोर्ड एक्ट था, उसके सुधारों की बात करते हैं। जो बन तो लागू हो गया था, अब उसके 10 वर्ष भारत में 29 में पूरे होते, तो उसमें क्या सुधार किया जाए, क्या उसमें कमियां थी, इस चीज़ की समीक्षा करने के लिए। लेकिन इसका नाम, यही समिति क्या है, साइमन जो अध्यक्ष होते हैं, साइमन अध्यक्ष हैं, तो इसका नाम जो है साइमन कमेटी होता है, साइमन कमेटी हो जाता है। अब क्या रहता है, ये नवंबर में बनती है, वहाँ नवंबर 1900 गठन होता है। गठन कहाँ हो रहा है, ब्रिटेन में गठन इस्टेब्लिश ब्रिटेन में होती है, इस्टेब्लिश इन ब्रिटेन। अब साइमन कमेटी बनती है। अब क्या होता है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होता है, इसमें कोई भारतीय नहीं है। अब क्या बात आती है, तो जो होता है, अब क्या होना होता है, विरोध होना होता है। भारत में आता है साइमन कमेटी या साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 भारत आता है। प्रश्न आता है साइमन कमीशन गठन कब हुआ, ऑप्शन 1927, 28, 29, 30 होता है, 27 लगाएंगे। अब भारत कब आता है, 1928 लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों डेट अलग अलग हैं। अब देखिए ईयर अलग है। अब इसमें साइमन कमीशन में अच्छा होता कौन कौन है, जो मेन है अध्यक्ष तो वो हो गए, और जो इटली होते हैं, इटली, इसमें कौन कौन पार्टी होती हैं, कंजर्वेटिव पार्टी गठन करती है। ये गठन करती कौन है, कंजर्वेटिव पार्टी। इसके कौन चीफ होते हैं, चर्चिल होते हैं, चर्चिल चीफ हैं। जो प्रधानमंत्री चर्चिल रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि चर्चिल जो भारत के हमेशा आज़ादी के पक्ष में नहीं रहते हैं। जो इटली होता है वो भारत के पक्ष में रहता है। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य होते हैं। लिबरल के भी होते हैं, लिबरल पार्टी। और किसके, लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी में लेबर पार्टी की भूमिका अहम रहती है। तो लेबर पार्टी के कौन होते हैं, इटली, ये होते हैं भारत। अब साइमन जो होते हैं किसके होते हैं, लिबरल पार्टी के होते हैं, लिबरल उदारवादी पार्टी के, लिबरल पार्टी के। अब भारत में आता है, इसका विरोध का कारण यही है। इसका जो भारत में आता है विरोध का कारण क्या, कोई भारतीय नहीं है, विरोध का कारण यही है। अब क्या भारत में आए तो मुंबई में आता है, 3 फरवरी 1928 भारत के मुंबई में आता है, मुंबई। ऐसे ये आगे कहाँ पहुँचता है, लाहौर में पहुँचता है। अब ये लाहौर में पहुँच रहा है। लाहौर में जो है लाला लाजपत राय विरोध करते हैं, तो विरोध में लाला लाजपत राय के सिर पर क्या लाठियाँ चलती हैं। वहाँ पर जब लाठियाँ चलती, लाला लाजपत राय के सिर पे भी लाठियाँ कुछ पड़ जाती हैं, तो लाला लाजपत राय जो है मरणावस्था में पहुँच जाते हैं, फिर अंत में उनका देहांत हो जाता है। तो जो लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे सर पर लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के लिए
ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील होगा। मतलब लाला लाजपत राय का कथन ये होता है। उस समय एक प्रश्न भी आता है कि मेरे सर पर लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिशों के ताबूत का अंतिम कील होगी। ब्रिटिश ताबूत की अंतिम कील, ये जो है लिख देते हैं। लाला लाजपत राय, पहले तो इस पे लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में होती है। अब जो इनकी मृत्यु का मेन कारण स्काल्ट जो होता है उस समय, स्काल्ट, चलो इतना नाम ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। उसका आदेश रहता है कि लाठियाँ चलाई जाएं वहाँ पे। तो मृत्यु हो जाती है लाहौर में ही लाला लाजपत राय की। इनको और किस नाम से जाना जाता होता है? शेर पंजाब कहा जाता है, पंजाब केसरी इनका नाम है, शेर पंजाब। कभी कभी भगत सिंह ऑप्शन आता है, भगत सिंह बच्चे लगा देते हैं, लेकिन यही रहेगा शेर पंजाब। और दूसरा या पंजाब केसरी भी कहा जाता है इन्हें, पंजाब केसरी। मेरे सर पर, ये इनका कथन होता है, ये भी कहते हैं मेरे सर पर लाठियों के एक एक प्रहार ब्रिटिश सत्ता के ताबूत की अंतिम कील होगी। तो इस प्रकार ये बात कहते हैं। फेमस डायलॉग इनका हो जाता है। अब देखें, इसके बाद ही भगत सिंह वगैरह की गतिविधि आती है, सैंडर्स की हत्या पर प्लान वान होता है, सब आगे चल के तो सब देखेंगे आगे। अब देखें कहाँ पर थे लाला लाजपत राय, जो है 1929 में इनकी मृत्यु होती है। अब देखते हैं क्या होता है। 1928 में ही विरोध में इनकी मृत्यु होती है, उसी लाठीचार्ज में। अब 1929 में क्या घटित होता है? 1929 का समय। अब 1929 में क्या होता है? प्रमुख चीज़, लाहौर अधिवेशन हो रहा है, लाहौर। अच्छा, एक चीज़ और 1928 में इम्पॉर्टेंट आती है, नेहरू रिपोर्ट। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, जो साइमन कमीशन भारत आ रहा होता है, वो प्रांतीय व्यवस्था को जो है संघात्मक रूप देने के लिए आ रहा होता है। उसकी जो एक रिपोर्ट में उसका जो जांच का मेन उद्देश्य होता है कि जो द्वैत शासन राज्यों में चलता होता है उसको ख़त्म कर राज्यों को जो है स्वायत्त थोड़ा किया जाए और भारत में संघीय व्यवस्था को बनाया जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें आ चुकी हैं परीक्षाओं में। क्या उद्देश्य रहता है साइमन कमीशन का? भारत में संघीय व्यवस्था लागू करना। ये साइमन कमीशन संघीय व्यवस्था लागू करना, संघीय व्यवस्था को देना, ये उनका उद्देश्य रहता है। और यहाँ पे नारे कौन लगते हैं? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये नारे लगते हैं विरोध में। क्यों? क्योंकि मेन जो इसमें क्या है, इसमें सब विदेशी होते हैं, मतलब सब अंग्रेज होते हैं। इसको इसीलिए इसको क्या होता है, सब विदेशी हैं, इसमें सब अंग्रेज हैं। तो इसीलिए इसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है। जो साइमन रिपोर्ट श्वेत कमीशन कहा जाता है, श्वेत कमीशन। क्यों? क्योंकि सब गोरे लोग हैं, मानना होता है भारतीयों का। अब 1928 की रिपोर्ट आती है, साइमन रिपोर्ट के विरुद्ध ही इनकी बातें रहती हैं और कुछ जो हैं इन नेहरू रिपोर्ट में बातें की जाती हैं। क्यों? एक अब स्थिति ऐसी आती है नेहरू रिपोर्ट क्यों आती है, ये कैसे होता है ये सीन 1928 में, कि अब देखा जाए भारत में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। अंग्रेज अपनी गतिविधियां पूरी पहले जैसी बना चुके होते हैं, दमनकारी फिर से। तो एक सर्वदलीय मीटिंग की जाती है। इसी में जो है
बेडन हेड जो होते हैं, बेकन हेड, वो कहते हैं कि जो कोई भारतीय संविधान बना ही नहीं सकता है, तो इस चक्कर में जो है भारतीयों को लगता है कि हम सभी लोग सारे दलों को बैठा के बुलाएं और क्यों ना एक संविधान बनाने की भूमिका तैयार की जाए। तो ये भी कारण रहता है। तो एक सर्वदलीय बैठक आयोजित होती है, उसी में मोतीलाल नेहरू जो है नेहरू रिपोर्ट देते हैं। नेहरू रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातें रहती हैं, जैसे ये पूछी जाती हैं कि ये डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं। डोमिनियन स्टेट कह सकते हो इसको, औपनिवेशिक स्वराज ये सही नहीं है, क्योंकि उनका मानना था स्वराज हो, लेकिन मतलब हम लोग सारी अपनी गतिविधियां भारतीय करें, लेकिन जो मेन शक्ति हो अंग्रेज ही हो, ये स्वीकार है। लेकिन ये औपनिवेशिक स्वराज की बात यहाँ सही नहीं लगती है। इसी पे आगे खंडन होता है, नई चीज़ें गतिविधियाँ फिर भारतीय द्वारा देखने को मिलती हैं। तो इस लाइन के कारण अब होता है क्या, दूसरी बात देखा जाए इनके में, जो इसमें कहते हैं भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये बात हो जाती है। फिर जो दूसरी बात होती है, नागरिकों के अधिकार की बात की जाती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात, अधिकार व मौलिक अधिकार, या अधिकारी कह लो, मौलिक अधिकार भी हो जाते हैं वो, समझिए। कहते हैं कि अव्यक्त की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और भी कई सारे अधिकार बताते हैं। बोलने की है, अव्यक्त है, ये सब स्वतंत्रताएं हैं। घूमने की है, या कहीं भी हम लोग जाएँ, सभाएं कर सकते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रताएं चाहिए। तो नागरिकों अधिकार की बात होती है। और वयस्क मताधिकार की बात होती है, वयस्क मताधिकार। और दूसरा सबसे जो इनका होता है, जिसपे इशू होता है, वो होता है पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त किया जाए। जो पृथक निर्वाचन मंडल किसका हो रहा था, मुस्लिमों का हो रहा होता है। इसी विरोध में एक प्रश्न आता है, जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे कब रखी। इसी का विरोध करने के लिए इसको नेहरू रिपोर्ट को जिन्ना खारिज कर देता है। क्यों? इसी लाइन के कारण, क्योंकि उसका मानना होता है कि पृथक निर्वाचन मंडल पे कहीं ना कहीं आघात है। तो ये क्या रहता है, नेहरू वो आता है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना क्या इसे खारिज करता है, खारिज करता है इस रिपोर्ट को, मतलब। और जो क्या है, ये जो है 29 मार्च कहता है कि हम लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से ये हम कर रहे हैं। 29 मार्च को 14 सूत्री मांगे रखता है, 14 सूत्री मांग रखता है अंग्रेजों से। ये इसको चिंता होने लगती है, नेहरू रिपोर्ट कहीं ली गई तो क्या होगा। अब देखते हैं आगे। अब इसी डोमिनियन स्टेट के विरुद्ध जो है पूर्ण स्वराज के लिए ये 28 में ही 1928-29 समय जो क्या रहता है, सुभाष और जवाहरलाल नेहरू जो है क्या रखते हैं, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग, जो इंडिपेंडेंट लीग कर देते हैं, इंडिपेंडेंट लीग बनाते हैं ये लोग। तो अब देखा जाए, लेकिन ये मेन उद्देश्य इसका नहीं होता है। अब आगे क्या देखने को मिलता है इसी के उद्देश्य में, 1929 पे आते हैं। 1929 का समय क्या होता है यहाँ पर। 1929 में देखते हैं लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है पूरा नाम इनका। क्या उद्देश्य पूर्ण
पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, प्राप्त करना, पारित भी हो जाता है। जो है क्या होता है 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। स्वाधीनता दिवस को तिरंगा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, या कह सकते हैं स्वराज की घोषणा करते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। अब आगे चल के वही 2-3 दिनों में क्या निर्णय वहाँ ले लिया जाता है कि जो है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, एक ही बात होती है। स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अब क्या होता है, इसी को यादगार रखने के लिए जो क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नहीं स्वतंत्रता दिवस के भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, इसका वेट करते तो 1 साल बाद आज़ादी लेते, या फिर हम लोग कहते 1948 में आज़ादी लेंगे 26 जनवरी को। तो आज़ादी तो अपने हाथ में थी नहीं, लेकिन संविधान जो है इसी दिन लागू इसलिए किया गया, इस तिथि को यादगार बनाया जा सके। तो इस प्रकार हमने लाहौर अधिवेशन पढ़ा। अब लाहौर अधिवेशन के बाद ही जो क्या होता है 1930 में 1930, 1931, 1932 इसमें पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और ये तीसरा ये इस समय दरमियान ये आते हैं। ये क्या होता है, ये घटनाएं होती हैं। ये कब होता है, नवंबर, ये अगस्त सितंबर सितंबर, ये नवंबर से दिसंबर चलता है। पहला गोल सम्मेलन, ये मेन सम्मेलन एक ही जो होता है, गोलमेज जो पूरा सम्मेलन देखा जाए एक ही होता है, इनके 3 सत्र होते हैं इस प्रकार। तो इसमें गोलमेज सम्मेलन में क्या रहता है, ये मेन साइमन जो रिपोर्ट होती है उसके लिए होता है, और भारत में और आगे घटनाएं जो घटित कुछ होती हैं उन पे ये दूसरा तीसरा उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्या मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेज भारत में निभा सकें इसलिए आयोजित होता है। तो पहला सम्मेलन जो साइमन कमीशन के लिए मेन रखा जाता है, उस पर क्या सुधार किया जाए। तो इसमें देखते हैं कांग्रेस भाग नहीं लेती। क्यों? क्योंकि साइमन रिपोर्ट आती है, जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो कैसे वो ले, अंग्रेज अपनी कुछ नीतियां सुधार रहे नहीं होते हैं, तो भाग नहीं लेती है। दूसरा साइमन जो इसका जो आता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये जो होता है अगस्त सितंबर में, तो इसमें क्या रहता है 16 अगस्त को, क्या रहता है 16 अगस्त 1900। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या, इसके बीच में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बीच एक घटना घटित होती है, गांधी इरविन समझौता। ये क्या होता है, समझौता कब है ये 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता। जो क्योंकि कांग्रेस ने भाग लिया नहीं होता है पहले वाले में, तो गांधी इरविन समझौता में इरविन की बात रहती है गांधी से कि अब किसे कांग्रेस को भाग लेना होगा, आपकी जो बातें हैं मान लेंगे, लेकिन कांग्रेस को दूसरे में पहुंचना होगा। ये कहाँ हो रहे हैं, तीनों लंदन में हो रहे हैं, लंदन में होते हैं, ये लंदन में हो रहे हैं, लंदन में होते हैं।
तो अब क्या होता है, गांधी इरविन समझौता हो रहा, उसमें कौन से समझौता गांधी जी के लिए रखे जाते हैं, इनको गांधी जी स्वीकार भी करते हैं। एक तो होता है, गांधी जी स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस जो है 1930 में भी, हम लोग इससे पहले एक और चीज़ देखेंगे, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो कल बड़ा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, तो उसके कल हम देखेंगे। सविनय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करें। दूसरी बात जो है, कांग्रेस सम्मेलन में भाग ले। ये गांधी जी, मतलब ये उनकी तरफ से होते हैं, इरविन साइड से, ये इरविन। अब ये गांधी जी क्या है, गांधी जी के मेन रहते हैं ये। गांधी जी क्या कहते हैं, जो पहली बात तो इनकी है गांधी जी की, युद्ध जो बंदी हैं, बंदियों को छोड़ा जाए, लेकिन ये कहते हैं जो हिंसा कार्य ना किए हों उनको छोड़ा जाए। लेकिन भगत सिंह की यहाँ पर कोई बात नहीं करते हैं, इसीलिए जो है गांधी इरविन समझौता फ्लॉप रहता है। और ये क्या बात करते हैं कि जो है शराबबंदी के लिए धरना शांतिपूर्वक दिया जा सके, धरना। नमक कानून जो है, नमक बनाने पर करना लगे, बनाने पर करना लिया जाए। शराबबंदी पर मतलब जो है शांतिपूर्वक धरना करने की छूट हो, शांतिपूर्वक शराबबंदी के लिए समझ लीजिए शांतिपूर्वक धरना की छूट। ये इस प्रकार के गांधी जी द्वारा कुछ फैसले लिए जाते हैं, तो समझौता हो जाता है। ये फ्लॉप क्यों हो जाता है, क्यों? अब इसके बाद जो है आती है घटना जो है मार्च 23 मार्च 1931 में जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को क्या होती है, सुखदेव राजगुरु को फांसी होती है। क्या होती है? फांसी हो जाती है, फांसी होती है। तो कहने का मतलब समझना ध्यान से, 5 ये गांधी इरविन समझौता हुआ, लेकिन समझौता में कहीं भी जो भगत सिंह का जिक्र इन्होंने नहीं किया गांधी जी ने, कि इनको भी कहीं ना कहीं फांसी ना दी जाती तो जरूर ये गांधी इरविन समझौता सक्सेस बना आता है। लेकिन गांधी इरविन समझौता में गांधी जी ने कहीं भी भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की फांसी को मतलब नहीं बैन कराने की बात कही रखी, तो इसलिए इनको फांसी होती है। तो जो अभी जब कराची अधिवेशन होता है, इसके बाद जो है क्या होता है, 29 30 मार्च में कराची अधिवेशन 1931 में ही होता है, 1931 में। तो गांधी जी का विरोध होता है, गांधी जी का विरोध। तो गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो गांधी जी इस प्रकार अपना वहाँ कहते हैं। जो 1931 का कराची अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। तो देखिए 1900, ये क्वेश्चन आता है सीक्वेंस में, पहली घटना ये घटित होती है, फिर ये आती है, फिर तीसरे पे आती हुई, तीनों 31 को ही हैं और तीनों जो है मार्च को ही हैं। तो इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। गांधी इरविन समझौता हो जाता है, उसके बाद जो है दूसरे गोल में इस सम्मेलन में क्या इसका रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट क्या आया, कांग्रेस भाग लेती है, कांग्रेस भाग लेती है। और प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रतिनिधित्व डेलीगेशन गांधी जी। और गांधी जी के साथ कौन होता है, गांधी जी के साथ कौन जाता है, प्यारेलाल देसाई जो हैं, महादेव देसाई, और जो है मदन मोहन मालवीय भी होते हैं, और क्या हो, सरोजिनी नायडू भी होती हैं, और अनुसुईया बेन भी होती हैं। अनुसुईया बेन, मेन अनुसुईया बेन है। ये 3 लोग इंपॉर्टेंट रहते हैं।
अब इस प्रकार हमने देखा द्वितीय में सम्मेलन पहला ये हुआ, कांग्रेस भाग नहीं लेती है। फिर उसके बाद जो कौन सी घटना घटित होती है इन दोनों अधिवेशन के बीच, ये गांधी-इरविन समझौता। फिर गांधी-इरविन समझौता के बाद क्या रिजल्ट रहता है, रिजल्ट कुछ अच्छा निकट आता नहीं बल्कि फांसी हो जाती है भगत सिंह को। फिर जो है कराची अधिवेशन होता है। फिर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसमें क्या होता है, कांग्रेस भाग लेती है। इसी में जो रैमजे मैकडोनाल्ड ही जो इसके तीनों करवाता है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो क्या करता है कि एक बात करता है यहाँ पर कैसी कि जो है अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हो, इस प्रकार की बातें होती हैं। अब हम अगले लेक्चर में जो है पढ़ेंगे, लगभग वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद बस एक लेक्चर बचेगा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।